हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री सीरीज़ में। सिलसिलेवार तरीके से हम भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्य और उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनके बारे में जो सबसे पहली खास बात है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। ये लगभग 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने, जो अभी तक सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं और इन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला रिकॉर्ड कहें या एक खास पहचान कहें जो राजीव गांधी जी के साथ में जुड़ी हुई है कि 1984 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 404 सीटें जीती। टोटल सीटें थी 514, तो 514 में से 404 सीटें कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के नेतृत्व में जीती, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें जीतने वाला दल है वो कांग्रेस पार्टी है। और उस समय इसका नेतृत्व या जिनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राजीव गांधी जी थे, उस समय ये रिकॉर्ड कायम हुआ था। उसके बाद जो हम देखते हैं राजीव गांधी जी की सरकार के प्रमुख कदमों में एक प्रमुख कदम या एक कार्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनात्मक कार्य किया गया, उसने ही आज के जो डिजिटल भारत हम देखते हैं और तकनीकी का जो एक विकास हुआ है उसकी नींव हम कहीं ना कहीं राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में देख सकते हैं। तो उनके कार्यकाल में कार्य किया गया सी डॉट की स्थापना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो सी डॉट का गठन किया गया था खास तौर पर भारत में टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार का तकनीकी विकास करने के लिए। और उसके ही कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि भारत में MTNL और VSNL, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना होती है, वो राजीव गांधी जी की सरकार में होती है। उसके बाद जो PCOs एक समय बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, आज तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स हैं और 5G डेटा को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक समय जो लोगों की बातचीत का एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया हुआ करता था वो PCOs, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस के माध्यम से ही वे अपने लोगों से और ज़रूरी बातचीत किया करते थे। उसके बाद रेलवे टिकट्स को डिजिटल तरीके से जारी करने में जो प्रयास किए गए वो राजीव गांधी सरकार के दौरान ही किए गए। इनके एक सलाहकार थे सैम पित्रोदा, जिन्होंने इस क्षेत्र में बेहतरीन काम किया और जो नई तकनीक हैं उन्हें भारत में विकसित करने में एक अहम रोल निभाया। इसके साथ ही राजीव गांधी ने जो विदेशों से इक्विपमेंट्स जो जरूरी थे टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके ऊपर जो टैक्स था, ड्यूटी थी, उसे कम किया ताकि उसका शुल्क कम हो, उसकी लागत कम आए और भारत में अवसंरचनात्मक विकास हो सके। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल हैं और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों का जो गठबंधन होता है वो सरकार बनाता है, तो बहुमत की सरकार चलती है। अब बहुमत के लिए अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहाँ सर जो चुनकर आया जो सदस्य होता है, नेता होते हैं, वे उनके सपोर्ट पर, उनके विश्वास पर ही प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री अपना काम कर पाते हैं। अगर ये अपना साथ, अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लें तो वो सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। तो एक चलन बहुत देखने को मिल रहा था कि लोग पैसों के लालच में या अन्य किसी लाभ के एवज में अपने सपोर्ट को, किस नेता को वो सपोर्ट करें, किस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को वो अपना सपोर्ट दें, उसे रातों रात बदल दिया करते थे और सरकारें अस्थिर हो जाती थी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक था और साथ ही लोगों को एक बेहतरीन शासन देने, प्रशासन देने में एक कमी नजर आ रही थी। तो उसी कमी को दूर करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया और एक नई अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया जो थी 10वीं अनुसूची। और इस कानून को हम जनरली जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया और लोगों के रातों रात जो वो पार्टी बदल लेते थे,
अपने दल को बदल लेते थे, सदस्यता को छोड़ देते थे, उस पर एक रोक लगाई गई। अब इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि ये एक नेताजी हैं जिन्हें कुछ ऑफर किया जा रहा है, कुछ लाभ ऑफर किया जा रहा है और वो उसे ले रहे हैं और इसी के एवज में वो अपना जो समर्थन है, जो ये व्यक्ति उन्हें कहेंगे, उन्हें वो दे देंगे। तो इसे रोकने के लिए जो एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसे आगे चलकर और मॉडिफाई किया गया, उसकी कमियों को दूर किया गया। उसी दौरान एक फेमस कहावत या मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता था, आया राम गया राम। गया राम एक व्यक्ति थे जो हरियाणा से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक ही दिन में 2 से भी अधिक पार्टियां की सदस्यता ली और छोड़ दी। तो आया राम गया राम एक मुहावरा बन गया था कि कौन कब आता है किसी पार्टी में और कब चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कानूनी रूपी कोई बाध्यता या कोई रोक तो थी नहीं। तो इस कानून के माध्यम से वो उस परिपाटी को रोका गया कि आया राम गया राम जैसी व्यवस्था ना हो और सरकारें अस्थिर ना हो और अपना काम कर सकें। उसके बाद जो एक प्रमुख कार्य राजीव गांधी सरकार से जुड़ा हुआ है, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी का विस्तार करते हुए एक पॉलिसी लाई गई जो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लाई गई। इन्होंने एजुकेशन के अंतर्गत कुछ विस्तार किया। राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जा सके, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की, जिसमें एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सरकार ने जो स्कूल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नाम से ही है कि ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड भी एक उपकरण है जिसका प्रयोग शिक्षा में बहुत किया जाता है। आजकल तो डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन उस समय ब्लैक बोर्ड्स ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से जो शिक्षक है वो शिक्षा प्रदान करते थे। तो इसके अलावा जो स्कूल्स के अंदर अन्य सुविधाएं, उपकरण आवश्यक थे, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। उसके अलावा आप सब लोग जानते होंगे इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति जिसे शिक्षा चाहिए लेकिन वो किसी कारण से अपने घर को, अपने शहर को छोड़ नहीं सकता, तो वह भी शिक्षा से जुड़ सके और शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के माध्यम से ये प्रावधान, ये व्यवस्था की गई। और आज आप सभी जानते हैं कि इग्नू कितनी ज़्यादा प्रासंगिक है। लोग इग्नू के माध्यम से अपनी शिक्षा को जारी रख पाते हैं और उसके साथ ही साथ इग्नू का जो स्टडी मटेरियल आता है वो कितना कारगर है, कितना उच्च गुणवत्ता का है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक और साहसिक कार्य जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार से जुड़ा हुआ है वो है कि मालदीव के अंदर वहां की सरकार को अवैध तरीके से गिराने का जो एक प्रयास किया गया था, जिसे coup d'etat के रूप में हम जानते हैं। मालदीव के ही रहने वाले एक व्यक्ति अब्दुल लुतूफी ने कुछ लोगों जो इस संगठन से ताल्लुक रखते थे, PLOTE, पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिल एलम, ये श्रीलंका बेस्ड एक आतंकवादी संगठन था, जिसने अब्दुल लुतीफी के कहने पर मालदीव के अंदर एक तख्ता पलट को अंजाम देने की कोशिश की और उन्होंने तमाम जो एयरपोर्ट थे, रेलवेज थे और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला गयूम, उनको भी बंधक बना लिया। तो राजीव गांधी को जब इस मामले में खबर मिली तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि भारतीय सेना ने अंजाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। लगभग 1600 पैराट्रूपर्स जो भारतीय सेना के सदस्य थे और हाईली ट्रेंड थे, उन्हें मालदीव भेजा गया और उन्होंने मालदीव के अंदर जो स्थिति बन गई थी उसे खत्म किया और शांति व्यवस्था कायम की। और जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद गयूम, अब्दुल्ला गयूम, उन्हें वापस अपने पद पर आसीन कराया। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने पड़ोसी देश मालदीव्स की एक कठिन दौर में सहायता की और बड़ी ही सफलता के साथ इस ऑपरेशन को पूरा किया, जो कि उनकी एक उपलब्धि मानी जाती है। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र के उत्सव को हम चुनाव के रूप में जानते हैं। उस चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सरकार भारत के संविधान में एक संशोधन करती है जिसे कहते हैं 61वां संविधान संशोधन, और उन्होंने इसके माध्यम से मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग चुनाव में शामिल हो सकें, अपने मत का सही नेता को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो भारतीय चुनावी राजनीति में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और इस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं कि भारत के नेताओं को चुनने में उनका एक अहम रोल है। उसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री
वीपी सिंह, जिन्होंने एक बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला और कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, तो उनके बारे में हम जानते हैं। वीपी सिंह ने 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और इनके बारे में जो खास बात है वो है कि ये एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी इन्होंने एक नेशनल मोर्चा बनाया, नेशनल फ्रंट बनाया, जिसे सपोर्ट किया बीजेपी ने, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में एक कानून बनाया गया। इस कानून की चर्चा कई बार हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती है और लोग भी इस पर बात करते हैं। तो ये कानून था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसके माध्यम से जो ST/SC वर्ग के लोग हैं उन्हें समाज के अंदर एक सुरक्षा देने की कोशिश की गई, ताकि उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिनमें उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो उसे रोकने के लिए एक कड़ी व्यवस्था कि भारतीय समाज अभी एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है। बहुत से जो वर्ग हैं जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से एक लंबे समय तक भेदभाव किया गया, वह भी अपनी एक पहचान बनाने के उस दौर में हैं। तो उन्हें समान अधिकार मिले हुए हैं संविधान की तरफ से। तो जमीनी स्तर पर जो SC/ST वर्ग है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भारत सरकार का एक कर्तव्य है। तो उसी कर्तव्य को निभाने के लिए ये कदम उठाया गया, और इसमें उन कृत्यों को जो अपमानजनक हैं या किसी तरह की क्रूरता को दर्शाते हैं जो ST/SC वर्ग के खिलाफ की गई है, उसे रोकने के लिए कानून बना। और इसमें एक स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है कि SC/ST कोर्ट में उन मामलों को सुना जाएगा ताकि तेजी से सुनवाई हो सके और निर्णय जल्दी आए। उसके बाद वीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया, वह था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। 1979 में जनता पार्टी द्वारा BP मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे मंडल कमीशन या मंडल आयोग कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था भारतीय समाज में उन वर्गों की पहचान करना जो शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक स्टडी की और एक रिपोर्ट बनाई, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे वर्गों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े हुए लोगों को एक सपोर्ट देने के लिए वीपी सिंह सरकार मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी उन्हें लागू करके, और जो अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में ये नए वर्गों की पहचान हुई थी, उन्हें आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। तो वीपी सिंह सरकार का जो फोकस था वो समाज के पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जो किसी तरह के लाभ को या किसी तरीके से उतने बेहतर विकसित या विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें गति देने के लिए वीपी सिंह सरकार ये तय करती है कि वह उन पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ देगी ताकि वे भी मुख्य धारा में शामिल हों और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये हमने राजीव गांधी और वीपी सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके कुछ प्रमुख कार्य जो उनकी उपलब्धियां माने जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा की। ऐसे ही हम आगे जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके प्रमुख कार्य और उपलब्धियों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।